नमस्कार, चार का चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, कौन किसके चक्रव्यूह में फंसा, इस शो में आपको विस्तार से बताएंगे। चक्रव्यूह में आज सबसे पहले बात किरीट सोमैया के चक्रकाल में फंसे संजय राउत की, जिनके खिलाफ सोमैया की पत्नी ने मानहानि की याचिका दायर की है। फिर बात करेंगे एनआईए के चक्रव्यूह में फंसे नवाब मलिक की, जो डी कंपनी से संबंधों के बाद जल्द ही टेरर फंडिंग के मामले में फंसते दिखाई दे रहे हैं। चक्रव्यूह की तीसरी खबर में बात करेंगे अपनों के चक्रकाल में फंसी सोनिया गांधी की, क्योंकि एक तरफ तो पार्टी ने चिंतन शिविर किया और दूसरी तरफ पार्टी के 3 बड़े चेहरों ने राहुल सोनिया की चिंता बढ़ा दी। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे विवेक अग्निहोत्री के चक्रकाल में फंसे यासीन मलिक की, जिसने हाल में अपने गुनाहों को कबूल किया और अब उसे दोषी करार दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं चक्रव्यूह की और सबसे पहले बात महाराष्ट्र की राजनीति में पोपट की तरह बोलने वाले शिवसेना नेता संजय राउत की, जो महाराष्ट्र के लगभग सभी मामलों में जहर उगलने से पीछे नहीं रहते हैं। बीजेपी के खिलाफ तो राउत बस बयानबाजी करने का मौका ढूंढते हैं, फिर चाहे उसका कोई आधार या सबूत हो या नहीं, इससे उनका ताल्लुक नहीं रहता। लेकिन अब बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने संजय राउत के साथ बड़ा खेल कर दिया है और राउत की करतूतों को लेकर सोमैया की पत्नी प्रोफेसर डॉक्टर मेधा किरीट सोमैया ने राउत के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर कर दी है। हाल ही में संजय राउत ने किरीट सोमैया पर 100 करोड़ रुपए के टॉयलेट घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद अब कोर्ट में यह याचिका दायर की गई है और इस मामले में सुनवाई भी अब 26 मई को होने वाली है। संजय राउत ने करीब 4 महीने पहले किरीट सोमैया और उनकी पत्नी पर युवक प्रतिष्ठान एनजीओ के नाम पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले करने का आरोप लगाया था। इसको लेकर राउत ने मुंबई पुलिस की ईडब्ल्यूडी विभाग में शिकायत भी की थी, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो हर बार की तरह राउत के आरोपों की हवा निकल गई और मामले में कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि किरीट सोमैया ने इस बात की जानकारी पहले ही दे दी थी कि उनकी पत्नी संजय राउत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज करने वाली है। अहम बात यह है कि बीजेपी नेता की पत्नी ने राउत के खिलाफ मीडिया में दुर्भावनापूर्ण और अनुचित बयान देने के चलते नवघर पुलिस स्टेशन में पहले भी शिकायत दर्ज कराई थी। इससे पहले उन्होंने शिवसेना नेता को मानहानि का नोटिस भी भेजा था, जिसमें झूठे और मानहानि करने वाले बयानों को लेकर बगैर शर्त माफी मांगने के लिए कहा गया था। लेकिन संजय राउत की अकड़ नहीं निकली। किरीट सोमैया पर आईएनएस विक्रांत घोटाले का मामला हो या फिर मुंबई को यूनियन टेरिटरी बनाने की साजिश जैसे झूठे आरोप हो, राउत के पास किसी भी मामले में कोई सबूत नहीं मिला है और वो लगातार मामले में लोगों के सामने झूठ परोसते ही जा रहे हैं। लेकिन अब जब इस मामले में याचिका दायर हो गई है तो राउत की हवा निकल गई है और उन्होंने मामले में चुप्पी साध ली है। अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहले ही ईडी की नजर राउत की पत्नी पर बनी हुई है और संजय राउत भी रडार पर है ही। ऐसे में अब ये मानहानि का केस भी दर्ज हो गया है, जिसके बाद संजय राउत जल्द ही जेल की सलाखों के पीछे दिखाई देने वाले हैं। राउत को तो जल्द ही सोमैया जेल भेजते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ शिवसेना के बाद अब एनसीपी की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के करीबी नवाब मलिक पहले ही जेल में सड़ रहे हैं। अब उनकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एनआईए ने अपनी जांच में यह खुलासा किया है कि पाकिस्तान में छुपे बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के सबसे खास छोटा शकील ने मुंबई समेत देश के अलग अलग शहरों में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पैसे भिजवाए हैं। ये टेरर फंडिंग हवाला रैकेट के जरिए की गई है। दाऊद इब्राहिम का गैंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहा था। ये जानकारी मिलने के बाद एनआईए ने फरवरी महीने में दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ यूएपीए कानून के तहत केस दर्ज किया था। इस सिलसिले में दाऊद की बहन हसीना पारकर के घर भी छापे पड़े थे। इन छापों में कई हवाला लेन देन का मामला सामने आया था। इसके बाद एनआईए की जांच के साथ ही ईडी ने भी जांच शुरू की। अब एनआईए की कार्रवाई का दूसरा चरण पिछले हफ्ते शुरू किया गया। जो जानकारी एनआईए के हाथ लगी थी, उसके मुताबिक दाऊद से संबंधित लोगों ने बड़े पैमाने पर हवाला रैकेट के जरिए पैसे जमा किए हैं।
इन पैसों का इस्तेमाल करके देश के अहम ठिकानों पर बम विस्फोट करवाने, अहम नेताओं की हत्या करवाने और इन तरीकों से जनता में दहशत पैदा करने की साजिश रची गई थी। इसके बारे में इनपुट मिलने के बाद पिछले हफ्ते दाऊद गैंग के मुंबई और ठाणे के 29 ठिकानों पर छापेमारियों को अंजाम दिया गया। छापेमारियों में उन लोगों पर कार्रवाई की गई थी जिन पर दाऊद से संबंधित हवाला रैकेट चलाने, शार्प शूटर का नाम काम करने, ड्रग्स के धंधे को चलाने और विस्फोटक तैयार करने का आरोप है। अब इन छापेमारियों में एनआईए को छोटा शकील की ओर से फंडिंग करने की जानकारी मिली है। साथ ही इन छापेमारियों के बाद देश भर में हवाला कारोबारियों पर एनआईए समेत जांच एजेंसियां कड़ी नजर रख रही है। अब तक तो दाऊद के पास वसूली के लिए एक गैंग था, लेकिन देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का काम वो उस गैंग से नहीं करवा सकता था, क्योंकि डी कंपनी पर पहले ही पुलिस की नजर बनी हुई थी। इसीलिए ही दाऊद अपने नापाक मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक नई टोली तैयार करने में लगा था, जिसके लिए ये पैसा इकट्ठा किया जा रहा था। जिस प्रॉपर्टी को हेरफेर कर दाऊद गैंग से ब्लैक मनी में नवाब मलिक ने खरीदा है, वो पैसा भी हवाला के जरिए दाऊद के पास पहुंचता था और इसी हवाले के पैसे का इस्तेमाल भारत में टेरर अटैक कराए जाने के लिए किया जा रहा था, जिसको लेकर अब एनआईए के हाथ पूरी जानकारी लग गई है। ऐसे में अब नवाब मलिक बहुत जल्द ही मनी लॉन्ड्रिंग के बाद टेरर फंडिंग के मामले में फंसते दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे ही अघाड़ी गैंग की तीसरी सहयोगी पार्टी कांग्रेस का हाल भी जान लेते हैं। उदयपुर में कांग्रेस ने अपनी खोई साख को वापस पाने के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया, लेकिन तब से ही पार्टी का बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया। पहले सुनील जाखड़ ने पंजाब कांग्रेस पर चापलूसी समेत जातिवाद का आरोप लगाया, जिसमें उन्होंने पार्टी नेता अंबिका सोनी पर सख्त बयानबाजी करते हुए कहा था कि सोनी ने हिंदुओं को बदनाम किया। उन्होंने कहा कि हिंदू को सीएम ना बनाया जाए और फिर पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अब सुनील जाखड़ ने बीजेपी का दामन थामकर पार्टी को और भी बड़ा झटका दे दिया है। वहीं गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुजरात के नेता हार्दिक पटेल ने देश की सबसे पुरानी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने भी कांग्रेस पर जातिवाद का आरोप लगाते हुए कहा है कि गुजरात में सिर्फ हार्दिक ही नहीं बल्कि कई नेता कांग्रेस से नाराज है। कांग्रेस में सच बोलो तो बड़े नेता आपको बदनाम करते हैं, यही उनकी रणनीति है। हालांकि हार्दिक पटेल के इस्तीफे के बाद उनकी बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई थी, लेकिन इस पर विराम लगाते हुए उन्होंने फिलहाल बताया है कि उनकी तरफ से अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। लेकिन कांग्रेस तो इन सब के बीच जमीन हिला देने जैसा झटका लग चुका है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेस के मामले में 1 साल की जेल हो गई। खुद सिद्धू ने कोर्ट के इस फैसले को भी स्वीकार कर लिया। 1988 के इस रोड रेस केस में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। 4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू को छोड़ दिया था, जिसके बाद बुजुर्ग के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की थी। अब कोर्ट का ताजा फैसला इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए आया है। ऐसे में अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कांग्रेस ने इस चिंतन शिविर का आयोजन किया था, लेकिन जब से चिंतन शिविर शुरू हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी की चिंता बढ़ती चली जा रही है। 2024 में अपनी स्थिति मजबूत करने को लेकर कांग्रेस ने जो कदम उठाए थे, उसके बाद तो पार्टी की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई है। जिसके बाद एक बात तो साफ है कि 2024 के चुनाव में मोदी को टक्कर देने के सपने देखने वाली कांग्रेस पार्टी के सपनों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस तो बुरी तरह से सियासी चक्रकाल में फंस गई और लगता है कि 32 साल बाद कश्मीरी पंडितों के इंसाफ का समय भी अब आ गया है, क्योंकि आतंकी यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दोषी पाया गया है। ऐसे में उसे इस मामले में कितनी सजा मिलेगी, इस पर फैसला 25 मई को होगा। आतंकी ने हाल ही में अपने गुनाहों को कबूल कर इस बात को स्वीकार किया था कि घाटी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में वो शामिल था, जिसके बाद उस पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया और एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को दोषी पाया है। 1990 में कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में जो लोग भी शामिल थे, अब एक एक कर उन सभी का नंबर लगने वाला है। कश्मीरी पंडितों के दर्द पर बनी विवेक अग्निहोत्री की एक फिल्म दी कश्मीर फाइल्स ने इन जिहादियों की जमीन हिलाकर रख दी है। यासीन मलिक और बिट्टा कराटे के तो जेल में सड़ने के दिन आ गए हैं।
ऐसे में अब इन गुनाहों में शामिल बाकी गुनहगारों के भी पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि अब तक इस मामले में उस समय मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला पर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे उसमें तेजी आ गई है। साथ ही 1990 के कई मामलों को भी अब खोले जाने के संकेत दिए जा चुके हैं, जिसमें फारूक अब्दुल्ला फंसते दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और परिसीमन से पहले ही फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या फिर उमर अब्दुल्ला हो, सभी बेचैन दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि परिसीमन के बाद वहां मुस्लिम वर्चस्व लगभग खत्म हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कुर्सी तक पहुंचने के लिए अब्दुल्ला को भी हिंदुओं का सपोर्ट तो चाहिए ही होगा। लेकिन 1990 में जो अत्याचार कश्मीरी हिंदुओं पर किया गया था, उसके बाद तो पहले से ही अब्दुल्ला की चुप्पी पर हिंदू उनसे नाराज है। तो अब्दुल्ला अब ऐसे सियासी चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिससे बाहर निकल पाना उनके लिए काफी मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर अब उमर अब्दुल्ला के राजनीतिक करियर पर भी पड़ेगा, जिससे कुर्सी से अब्दुल्ला परिवार ही काफी दूर होता दिखाई पड़ रहा है। चक्रव्यूह में मेरे साथ आज इतना ही। कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।